हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 49 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, यह दिल्ली षड्यंत्र केस जिसमें वायसराय होर्डिंग पर बम फेंका गया था कि योजना बनाने वाले व्यक्तियों में शामिल थे। यह गदर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए पंजाब गए। इन्होंने जापान में रहते हुए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी की। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित नेताओं में से किनके बारे में वर्णन किया जा रहा है? शकींद्रनाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भागना, लाला हरदयाल। यहाँ पर रास बिहारी बोस की बात हो रही है। रास बिहारी बोस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष रूप से उग्रवादी चरण के दौरान ये प्रमुख नेताओं में से एक थे। ये दिल्ली षड्यंत्र केस जो कि 1912 में हुआ था, तो इसमें भी ये शामिल थे, यानी इसकी योजना बनाने में ये शामिल थे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ है, तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। इन्होंने गदर आंदोलन में भी भाग लिया है। साथ ही इन्होंने जापान में रहते हुए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की है, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इन्होंने 1942 में की है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का बी वाला, रास बिहारी बोस। दूसरा प्रश्न है आपका, 1920 के दशक के दौरान बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार छापेमारी का नेतृत्व किया। कल्पना दत्त और प्रीतिलता बड्डेदार चटगांव समूह से संबद्ध थीं। सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और ये चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में भी कार्यरत थे। इन्होंने चटगांव में 2 मुख्य शस्त्रागारों पर कब्जा करने की योजना बनाई और इसका उद्देश्य टेलीफोन और टेलीग्राफ संचार व्यवस्था को नष्ट करके शेष बंगाल के साथ चटगांव के रेलवे संपर्क को समाप्त करके क्रांतिकारियों को हथियारों की आपूर्ति करना था। ये जो छापेमारी है इनके द्वारा, ये अप्रैल 1930 में की गई थी। यानी ये जो छापेमारी इनके द्वारा जो की गई है, ये अप्रैल 1930 में की गई थी और इसमें इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के नेतृत्व में 65 कार्यकर्ता भी शामिल थे। हालांकि ये छापेमारी जो है ये सफल रही है, तो आपका पहला वाला कथन सही है। यहां पर ध्यान ये देना है कि ये जो उन्होंने आंदोलन चलाया है, इसमें युवा महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर सक्रिय भागीदारी का निर्वहन किया है। तो छापेमारी के दौरान प्रीतिलता बड्डेदार की मृत्यु हो गई है, जबकि कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और सूर्यसेन के साथ ही कल्पना दत्त पर भी मुकदमा चलाया गया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का सी, 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों और प्रांतों में लोकप्रिय मंत्रिमंडलों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? कांग्रेस ने पंजाब को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया। बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाने के लिए गठबंधन का निर्माण किया। चुनावों के दौरान महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया, जिससे कांग्रेस को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। फरवरी 1937 में चुनाव में निर्णायक रूप से भारतीय जनता के एक बड़े बहुमत ने कांग्रेस का समर्थन किया, जिससे कांग्रेस ने अधिकतर प्रांतों में चुनावों में जीत हासिल की। बाद में कांग्रेस ने 2 अन्य प्रांतों में गठबंधन की सरकारें गठित की हैं। केवल बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित किए गए हैं। पंजाब के अलावा बंगाल भी था जहां पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। तो यहां पर लिखा हुआ है कांग्रेस ने पंजाब को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया। तो आपका इस आधार पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाने के लिए गठबंधन का निर्माण किया। तीसरा वाला जो कथन है आपका ये सही नहीं है। हालांकि महात्मा गांधी ने एक भी चुनावी सभा को संबोधित नहीं किया, फिर भी कांग्रेस के चुनाव अभियान को भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है तीसरे का डी, केवल 2। चौथा प्रश्न है आपका, बकाष्ठ भूमि निम्नलिखित में से किससे संबंधित शब्द है? नकदी फसलों के रोपण के लिए कंपनी को पट्टे पर दी गई भूमि से, लगान का भुगतान न करने के कारण जमींदारों को प्राप्त काश्तकारों की भूमि से, 1857 के विद्रोह के दौरान सरकार के प्रति निष्ठा के उपहार के रूप में प्रदत्त जमींदारों के स्वामित्व वाली भूमि से, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए पंचायतों के स्वामित्व वाली भूमि से।
बकास्त भूमि काश्तकारों के स्वामित्व वाली वह भूमि होती है जो लगान का भुगतान न करने के कारण उनसे छिन गई थी और जमींदारों को प्राप्त हो गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला, यानी लगान का भुगतान न करने के कारण जमींदारों को प्राप्त काश्तकारों की भूमि से है। पांचवा प्रश्न है आपका, स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भूमि के स्वामित्व के अधिकार को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया था। जमींदारों द्वारा राजस्व भुगतान में देरी के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कृषि संबंधी उत्पादकता में सुधार के साथ समय समय पर भू राजस्व की समीक्षा की जाती थी। स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। जमींदारों और राजस्व संग्रहकर्ताओं के स्वामित्व के अधिकार को इसमें वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है यह भी सही है, यानी यदि किसी कारणवश जमींदार अपनी निश्चित राजस्व की राशि का भुगतान नहीं कर पाते थे तो उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है, जमींदारों द्वारा राजस्व भुगतान में देरी के लिए कोई प्रावधान यहां पर नहीं था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तीसरा वाला जो कथन है आपका ये सही नहीं है। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व का निर्धारण पहले ही हो जाता था और इसके तहत राजस्व की प्रगति निश्चित और स्थायी थी, इसलिए इसका नाम जो है स्थायी बंदोबस्त पड़ा। इस व्यवस्था के तहत भविष्य में भू राजस्व नहीं बढ़ाया जाता था, भले ही जमींदार की आमदनी बढ़ गई हो। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर लिखा हो भू राजस्व की समीक्षा की जाती थी, ऐसा इसमें कुछ नहीं था। यहां पर आपका केवल एक और दो कथन सही है, तो आपका सही आंसर है पांचवें का सी, केवल एक और दो। छठवां प्रश्न है आपका, भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। प्रारंभ में भारतीय रेलवे को निजी कंपनियों द्वारा निर्मित और संचालित किया गया था। भारत में रेलवे ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सैन्य हितों को पूरा किया। बॉम्बे से ठाणे तक चलने वाली प्रथम रेलवे लाइन वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारंभ की गई थी। रेलवे दरों को इस तरह से निर्धारित किया गया था कि वस्तुओं की आंतरिक आवाजाही को बढ़ावा मिले। देखिए आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय रेलवे का निर्माण और संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया जाना था, जिन्हें भारत सरकार द्वारा उनकी पूंजी पर न्यूनतम 5% रिटर्न की गारंटी दी गई थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ए वाला जो है ये सही है। यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य हितों को पूरा करने के लिए रेलवे का विकास किया गया। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। सी वाला ये भी सही है। बॉम्बे से ठाणे तक चलने वाली प्रथम रेलवे लाइन अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारंभ की गई थी। तो आपका सी वाला भी सही है। डी वाला जो है गलत है। रेलवे दरों को इस प्रकार से निर्धारित किया गया था कि वे आयात और निर्यात के लिए सहायक सिद्ध हो सकें और वस्तुओं की आरंभिक आवाजाही के विरुद्ध भेदभाव किया जा सके, यानी उनके जो भी कंपनी वगैरह का जो माल ढुलाई होगी सस्ते दामों पे होगी, वहीं जो भारतीय कंपनियां हैं या भारतीय जो लोग हैं, निर्माता हैं, उनके सामान की जो माल ढुलाई होगी उसकी कीमतें ज़्यादा होंगी। तो कहीं ना कहीं भेदभाव करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था। उसका रीजन यही था क्योंकि अगर भारतीय जो निर्यातक हैं या भारतीय आयातक हैं ज़्यादा सामान की ढुलाई करवाएंगे या ज़्यादा सामान अपना बनाकर भेजेंगे तो उनका मार्केट में दबदबा बढ़ेगा। उनके मार्केट के दबदबे को कम करने के लिए इस तरह की भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई थी। तो यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो है छठवें का डी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में मुट्ठी भर नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। खुदाई खिदमतगारों ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा के साथ की थी। गांधी जी ने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात समुद्र तट पर स्थित गांव दांडी तक लगभग 240 मील की इन्होंने यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में इन्होंने मुट्ठी में नमक बनाकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। यानी ये घटना कब की है? ये घटना है 6 अप्रैल 1930 की। 6 अप्रैल 1930 में इन्होंने दांडी में नमक उठाकर जो नमक कानून है उसको तोड़ा है। तो आपका पहला वाला जो कथन है गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में मुट्ठी भर नमक बनाकर
सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जो कि गलत है। सेकंड वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। देखिए, इस आंदोलन का प्रसार तेजी से हुआ और यह आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में पहुंचा और इसमें वीर और साहसी पठानों ने भाग लिया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें लोकप्रिय रूप से सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इनके नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी जो संगठन है इसकी स्थापना की थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का बी वाला, केवल सेकंड। 8वां प्रश्न है आपका, टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया था। उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत के लिए धनराशि स्वीकृति की थी। वह जैकोबिन क्लब का सदस्य था। टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 में हैदर अली और फातिमा के घर हुआ था। वह एक सुशिक्षित व्यक्ति था। वह अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू में धारा प्रभा बोल सकता था। इसका पहला वाला यहां पर कथन सही है। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्षारोपण किया था। देखिए, उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत और देवी शारदा की मूर्ति की स्थापना के लिए धन प्रदान किया था। और ये जो मंदिर है ये 1791 में जो मराठा आक्रमण है इसके दौरान ये क्षतिग्रस्त हो गया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। उसने वर्ष 1797 में 1797 में श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब की स्थापना करने हेतु फ्रांसीसी सैनिकों को अपना समर्थन दिया। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है 8वें का डी, 1, 2 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 1946 में जिन्ना द्वारा आह्वान किए गए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के उद्देश्य का सही वर्णन करता है? कैबिनेट मिशन योजना की विफलता के बाद पाकिस्तान के लिए लिंक की मांग को दबाना, बेबेल योजना की विफलता के बाद पाकिस्तान के लिए लीग की मांग को दबाना, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी राशिद अली को दी गई 7 वर्ष की सजा का विरोध करना, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के समर्थन में राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान करना। 1946 में गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया और इस मिशन ने कांग्रेस और लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। लेकिन वार्ता के टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था और इसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हुआ और यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और उसके पश्चात संयुक्त प्रांत और पंजाब के साथ पूरे देश भर में ये फैल गई। तो यहां पर आपका ए वाला जो है ये बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन योजना की विफलता के बाद पाकिस्तान के लिए लीग की मांग को दबाना, तो ये यहां पर सही है। 10वां प्रश्न है आपका, अंग्रेजों द्वारा स्थापित आधुनिक डाक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? डाक टिकटों की शुरुआत सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। डाक वितरण में तय की गई दूरी के आधार पर डाक दरें निर्धारित की जाती थीं। आपका पहला वाला कथन सही है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा डाक टिकटों की शुरुआत की गई थी जिसने पत्र भेजने के लिए नगद भुगतान की पुरानी प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया था। डाक की दरों में कटौती की गई और देश भर में एक पत्र के लिए आधे आने की समान दर निर्धारित की गई, न कि अलग अलग दूरी के लिए अलग दरें थीं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला कथन सही है। तो आंसर है 10 का ए, केवल 1। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार का गठन, लॉर्ड बेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त करना, अविभाजित भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है? वायसराय लॉर्ड बेवेल ने कांग्रेस नेताओं को जेल से रिहा कर दिया और एक अंतरिम राजनीतिक समझौते पर विचार विमर्श करने हेतु 1945 में उन्हें शिमला आमंत्रित किया। यानी जो शिमला सम्मेलन हुआ है ये 1945 में हुआ है। लॉर्ड बेवेल द्वारा शिमला वार्ता में बुलाए गए सम्मेलन को शिमला सम्मेलन कहा जाता है। 2 सितंबर 1946 को भारत के ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने की प्रक्रिया का निरीक्षण करने हेतु एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यानी अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया है ये 2 सितंबर 1946 को किया गया है। यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाया जाना, यह बनाया गया इन्हें मार्च 1947 में, 1947 में इनको वायसराय बनाया गया है।
इसके अलावा कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी जो पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो आप यहां पर कालक्रम लगा सकते हैं। तो यहां पर आपका सही है 11 का बी वाला, यानी 2, 1, 4, 3। 12वां प्रश्न है आपका, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया। जिस समय युद्ध शुरू हुआ उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के लिए 11 दिसंबर 1845 को सतलज नदी को पार करने वाली सिख सेना की जो कार्यवाही है इसको उत्तरदायी माना जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही है। जिस समय युद्ध शुरू हुआ उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग थे। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है 12 का सी, 1 और 2 दोनों। 13वां प्रश्न है आपका, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पोर्टो नोवो का युद्ध किससे संबंधित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। पोर्टो नोवो का युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लड़ा गया था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से लेकर 84 के बीच में चला है। वहीं जो पोर्टो नोवो एक जगह है तो 1781 में पोर्टो नोवो नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का डी वाला। 14वां प्रश्न है आपका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। प्रांतीय सरकार के स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकांश सदस्यों को मनोनीत किया जाना था। सुधारों के बावजूद केंद्र सरकार का प्रांतीय सरकारों पर अप्रतिबंधित नियंत्रण था। कांग्रेस नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुधारों को स्वीकार करने के पक्ष में थे। देखिए आपका पहला वाला यहां पर बिल्कुल सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत प्रांतीय सरकार के स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत है। प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया था और उनके अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाना था, ना कि उन्हें मनोनीत किया जाना था। तो आपका सेकंड वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। सुधारों के बावजूद केंद्र सरकार का प्रांतीय सरकारों पर अप्रतिबंधित नियंत्रण था। चौथा वाला कथन भी सही है। कांग्रेस नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुधारों को स्वीकार करने के पक्ष में थे। तो यहां पर आपका चौथा वाला भी सही है। यहां पर आपका 1, 3 और 4 सही है। तो आपका सही आंसर है 14 का सी, केवल 1, 3 और 4। 15वां प्रश्न है आपका, ब्रिटिश भारत काल में वामपंथी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ किताब या समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ किनके द्वारा प्रकाशित हैं। गांधी और लेनिन, एम सिंगरावेलु, द सोशलिस्ट, ऐसे डांगे, लांगल, गुलाम हुसैन। बॉम्बे में ऐसे डांगे ने गांधी और लेनिन पर एक पैम्फलेट प्रकाशित किया। यानी कि गांधी और लेनिन पर जो पैम्फलेट प्रकाशित करने वाले व्यक्ति थे वो ऐसे डांगे थे, ना कि एम सिंगरावेलु। एम सिंगरावेलु ने श्रम किसान राजपत्र की स्थापना की। तो आपका पहला वाला जो है वो मैच नहीं करता है, गलत हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने, यानी कि जो आपके ऐसे डांगे हैं, इन्होंने प्रथम समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका द सोशलिस्ट को भी आरंभ किया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो है ये यहां पर आपका युग्म सही है। तीसरा वाला गलत है। बंगाल में मुजफ्फर अहमद ने नवयुग का प्रकाशन किया और बाद में कवि नजरुल इस्लाम के सहयोग से लांगल की स्थापना की। तो लांगल की जो स्थापना की है वो मुजफ्फर अहमद ने की है। पंजाब में गुलाम हुसैन की अगर बात करें तो गुलाम हुसैन और अन्य लोगों ने इंकलाब का प्रकाशन किया। इन्होंने क्या किया, इंकलाब नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला सही है। तो आपका सही आंसर है 15 का ए, केवल सेकंड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।